Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 दिसंबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, गोल्ड ट्रांच या फिर जिसको हम रिजर्व ट्रांच के नाम से जानते हैं, ये किस चीज़ को रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये हमारे वर्ल्ड बैंक का एक प्रकार का लोन सिस्टम है, या ऑप्शन नंबर बी, ये सेंट्रल बैंक का कोई ऑपरेशन है, या ऑप्शन नंबर सी, ये एक क्रेडिट सिस्टम है जो कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को देता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये एक ऐसा क्रेडिट सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर्स को देता है। तो बताओ इन चारों में से सही उत्तर क्या होना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी को इसका आंसर देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आज के पूरे न्यूज़पेपर में केवल और केवल इलेक्शंस को लेकर आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत कम ही आर्टिकल हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि कल जो ये इलेक्शन हुआ था नवंबर के महीने में, उसकी काउंटिंग हुई है। तो दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर ये 5 राज्यों के इलेक्शंस की काउंटिंग होनी थी, मिज़ोरम भी इसमें होना था, लेकिन यहाँ पर मिज़ोरम के इलेक्शन की जो काउंटिंग है वो आज होगी। आज देखा जाएगा मिज़ोरम में कौन अपनी सरकार बना रहा है। स्पेशली यहाँ पर जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन मिज़ोरम के अलावा जो बाकी 4 राज्य आपको ये देखने को मिलेंगे, इन चारों के अंदर कल ये डिसाइड हो चुका है किसकी गवर्नमेंट आ रही है। आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये जो तीनों नॉर्थ स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तीनों जगह पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। और बाकी तेलंगाना के अंदर में दोस्तों अगर आप देखोगे तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, तो कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो इन 4 राज्यों के अगर आप नतीजे देखते हो, तो जो हमारे तीनों स्टेट्स हैं अगर हम देखें तो स्पेशली आर्टिकल में भी मेंशन किया जा रहा है, जो हमारा ऊपर का नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर बीजेपी ने पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया है। राजस्थान, जहाँ पर एक बहुत बड़ी टक्कर हम देखने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक टक्कर होगी, लेकिन वो टक्कर हो नहीं पाई यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। बीजेपी के पास में एक बहुत बड़ी मेजोरिटी आ चुकी है राजस्थान के अंदर में। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमने छत्तीसगढ़ का केस भी देखा। छत्तीसगढ़ में भी लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस आएगी, बट जो यहाँ पे एग्जिट पोल थे वो भी बहुत बड़ी टक्कर दिखा रहे थे बीजेपी और छत्तीसगढ़ के बीच में। बट यहाँ पर अगेन जो कांग्रेस है, इसको हराकर बीजेपी जीत जाती है छत्तीसगढ़ के में भी। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो तीनों स्टेट्स हो चुके हैं, तीनों स्टेट्स के इलेक्शंस यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे तो 4 स्टेट्स हैं, तेलंगाना के अंदर में कांग्रेस आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। जो हमारी ये स्टेट असेंबली के इलेक्शन से दोस्तों, यहाँ पर अंदर की जो स्थिति है वो क्या रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे पहले राजस्थान की, ठीक है, तो राजस्थान में टोटल 199 सीट्स को लेकर ये इलेक्शन हुआ, ये वोटिंग हुई। अब 199 सीट में से अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो कम से कम उनको 101 वोट चाहिए मेजोरिटी के लिए। तो अभी जो इलेक्शन हुए उसमें जो यहाँ पे कल हमें पता चला है, तो उस दौरान यहाँ पे पता ही चलता है बीजेपी को 115 सीट्स मिल चुकी हैं दोस्तों, ठीक है, और कांग्रेस को केवल 69 सीट्स मिली हैं। तो यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी और बहुत ज़्यादा बड़े गैप के साथ में बीजेपी के साथ में गई। तो यहाँ पे अगेन बीजेपी जीता। फिर उसके बाद में अगर हम लोग राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश को अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो मध्य प्रदेश के अगर आप इस इलेक्शन देखोगे तो कम से कम यहाँ पर 230 सीट्स हैं, ठीक है, 230 सीटों पर इलेक्शन होता है। अब 230 सीटों में से लगभग अगर किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो 116 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए।
तो अगेन जिसमें से बीजेपी के पास में आती हैं 163 सीट्स और कांग्रेस के पास में आती हैं 66 सीट्स। तो मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत सारी जो सीट्स हैं वो लॉस हुई हैं और बीजेपी ने बहुत सारी सीट्स गेन की हैं। अप्रॉक्स 50 से ज़्यादा 54 के आसपास जो सीट्स हैं वो मध्य प्रदेश में गेन की हैं अब की इस इलेक्शन के अंदर। नाउ अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के अगर आप लोग यहाँ पे इलेक्शन देखोगे तो यहाँ पर 90 सीट्स हैं। 90 सीट्स में से लगभग 40 सीट्स चाहिए मेजोरिटी के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप बीजेपी को देखते हो तो उनके पास में आती हैं 54 सीट्स और कांग्रेस के पास में आती हैं 35 सीट। तो अगेन यहाँ पर भी जो बीजेपी है वो कह सकते हो डोमिनेट कर रही है। तो ये तीनों स्टेट के इलेक्शंस हो गए ना। अब बात करते हैं हम लोग तेलंगाना की। तो दोस्तों तेलंगाना के अंदर में लगभग 119 सीट्स हैं, ठीक है। 119 सीट के ऊपर यहाँ पर ये पूरी वोटिंग हुई है, जिसमें से किसी को भी गवर्नमेंट बनानी है तो लगभग यहाँ पर 60 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए। तो कांग्रेस के पास में टोटल आई हैं 64 सीट्स, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कह सकते हो गेन हुआ है, लगभग 45 सीट यहाँ पर इन्होंने इस बार इलेक्शन में गेन की हैं। और जो दूसरी तरफ यहाँ पर जो बीआरएस है उनकी तरफ से ये सीटें गई हैं, उनको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उनकी भी 50 के आसपास सीट गई हैं और बीआरएस को केवल और केवल मिली हैं 39 सीट्स और बीजेपी को यहाँ पर मिली हैं 8 सीट तेलंगाना के अंदर में, ठीक है। अब ये 8 सीट में स्थिति क्या रही है कि पहले यानी जो लास्ट वाले इलेक्शन हुए थे तेलंगाना में वहाँ पे केवल एक ही सीट थी, अभी 7 सीट गेन हुई हैं बीजेपी की। तो यहाँ पर टोटल ये 8 सीट्स हो चुकी हैं, जबकि यहाँ पे कांग्रेस ने जो गेन किया है तेलंगाना के अंदर में वो 45 सीटों का पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में 45 सीटों का गेन यहाँ पर देखने को मिला है, स्पेशली कांग्रेस को। दैट इज़ वाई यहाँ पर वो सरकार बना रहे हैं इधर। तो कल पूरे दिन ये चर्चा में रहा, आज भी पूरे दिन ट्रेंडिंग में रहेगा। अब आप देखोगे लगातार कुछ दिनों तक इसके ऊपर डिस्कशंस होते ही रहेंगे, है ना। तो इस वजह से मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, क्योंकि आज का न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो कम से कम नहीं तो आपको 50 आर्टिकल मिल जाएंगे ये पूरे टॉपिक से संबंधित। इस वजह से यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना ज़रूरी था। फिलहाल आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों कल तारीख थी 3 दिसंबर। अब 3 दिसंबर को हर साल हम अपने जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो कल यहाँ पे स्कूलों में भी इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है, इनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो लगभग कह सकते हो कल जो 3 दिसंबर थी उस 3 दिसंबर को 139th जो बर्थ एनिवर्सरी है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है पूरे देश भर में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर जाननी ज़रूरी है हमारे लिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे मैंने आपको बताया कई बार एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली बनते हैं और इस बार का पेपर आपने देखा होगा ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो महादेव सहाय जी के बेटे हैं। इनका जन्म हुआ था ज़ेरदाई में, ठीक है, ज़ेरदाई सिवन बिहार के अंदर। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 में। एजुकेशन की बात करेंगे तो इन्होंने कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया 1902 के अंदर। फिर 1915 में क्या होता है यहाँ पर प्रसाद जी जो लॉ का एग्जामिनेशन था, जो यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें लॉ परस्यू किया, जैसे हम लोग LLB वगैरह करते हैं, तो जो लॉ का एग्जामिनेशन था उसमें यहाँ पर इन्होंने अपीयरेंस दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो उस एग्जामिनेशन को पास भी किया। फिर उन्हें यहाँ पर पूरा तरह से उसको क्लियर किया और लास्ट में ये गोल्ड मेडल भी जीते। फिर 1916 में अगले साल यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने अपना लीगल करियर शुरू कर दिया, लॉ में ही अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। पटना हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने काम करना शुरू किया। फिर इन्होंने साथ ही साथ में अपना जो लॉ है डॉक्टरेट इन लॉ उसको पूरा किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1937 के अंदर में। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी पढ़ाई चलती चली गई। लॉ में यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गेन करी। देन उसके बाद में इनका जो करियर है वो स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स के अंदर में। और यहाँ पे आप कह सकते हो आज़ादी के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्कशंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड थे गांधी जी के साथ में, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो बात यह है कि गांधी जी जब एक मिशन पे थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार में स्पेशली, कि जो भी यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, लोकल पीजेंट्स हैं, उनकी जो दुख है पीड़ा है उनको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए जब वो गए थे एक मिशन पर, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही बुलाया, ठीक है, चंपारण के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में जो इनके सपोर्टर्स हैं उन सब वॉलंटियर्स को लेकर यहाँ पर इनको बुलाया गया। और मैं आपको बता दूं गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस था उस इन्फ्लुएंस से यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के काफ़ी सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो यहाँ पर चेंज होते हैं, स्पेशली यहाँ पे कास्ट को लेकर, अनटचेबिलिटी को लेकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी के साथ में यानी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ में फिर चलना शुरू करते हैं। अब जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, ये केवल यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी जी के करीब नहीं लेकर आया,
इसके साथ साथ यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी का जो पूरा लाइफ है वो यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो गया यहीं से। फिर मैं आपको बताऊँ, जो रॉलेट एक्ट था 1918 का, उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। तो ये दोनों इवेंट्स के बाद में दोस्तों जो ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये थोड़ा और ज़्यादा करीब आ गए गांधी जी के। फिर उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नॉन कोऑपरेशन की मांग की बिहार में, और बेसिकली आपको पता होगा जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसी के हिस्से के तौर पर यहाँ पर ये मांग कर रहे थे बिहार में नॉन कोऑपरेशन की, उसी के साथ यहाँ पर ये चल रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपना जो लॉ वगैरह किया, लॉ की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, उन सबको छोड़ दिया। और लॉ की प्रैक्टिस छोड़ने के बाद में इन्होंने अपना खुद का नेशनल कॉलेज स्टार्ट किया पटना के पास में 1921 में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर दोस्तों उसके बाद मैं आपको सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बताता हूँ। बात है मार्च 1930 की, 1930 की। गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सत्याग्रह है इसमें मेन पर्पज़ यही था कि जो नमक है वो नमक बनाना था, वो नमक यहाँ पर ये लोग बना रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गाइडेंस में जो ये सॉल्ट सत्याग्रह है इसको लॉन्च किया गया था बिहार के नखास पौंड में। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं जो साथ में गए थे, है ना, सॉल्ट सत्याग्रह किया उन्होंने, वहाँ पर जाकर सॉल्ट बनाना शुरू किया, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स को बुलाया ताकि यहाँ पर ये जो सॉल्ट है इसको लेकर जो ये लॉ बनाए जा रहे हैं अंग्रेज़ों के माध्यम से, इन लॉ को यहाँ पर हटाया जाए। तो जब और बहुत सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए तो दोस्तों यहाँ पर एक पावर जनरेट हुई जिसके बेसिस पर उन्होंने सॉल्ट बनाया, नमक वहाँ पर बनाया। और सॉल्ट बनाने के बाद में राजेंद्र प्रसाद जी ने उस मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट को बेचा ताकि थोड़ा बहुत फंड को यहाँ पर जमा किया जा सके। और जब इन्होंने सॉल्ट बेचा, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ों के लॉ थे, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि हाँ भाई सॉल्ट को इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इन सब ने मिलकर बनाया, ये सत्याग्रह किया। अभी इसके पूरे पीछे की पूरी कहानी है, वो पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। अभी हम लोग यहाँ पर मोटा मोटा जान रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, तो जब इन्होंने यहाँ पर सॉल्ट बनाया, पैसा वगैरह इकट्ठा किया, उससे फंड्स को रेस करने की कोशिश की, तो इनको 6 महीने के लिए जेल में भी डाल दिया गया था। फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इनकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फाइनली यहाँ पर ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वैसे तो यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर 1911 में ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे। जब एक एनुअल सेशन चल रहा था कलकत्ता में, तब यहाँ पे इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और उसके बाद में दोस्तों आप देखोगे 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो उनके रेजिग्नेशन के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों दूसरी बार यहाँ पर एज आ प्रेसिडेंट इलेक्ट करे जाते हैं इस पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये बनते हैं 1939 में। ठीक है, फिर उसके बाद में जब कहानी आगे बढ़ती रहती है, फाइनली 1946 में 1946 में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया, जो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है दोस्तों वो इनको सौंप दिया गया। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 1946 का समय आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा देश आज़ाद होना शुरू है। अब यहाँ पर देश की आज़ादी की मांग चल रही है पूरी तरह से, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। अब दोस्तों क्या है, यहीं पर ना हम लोग संविधान बनाते हैं। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में कई सारे लोग होते हैं जो सभी लोग मिलकर संविधान लिख रहे होते हैं। तो जुलाई 1946 में ही जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ताकि हमारा भारत का संविधान लिखा जा सके, तो उस समय पर दोस्तों इनको प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया। और मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उन्होंने जब संविधान लिखना शुरू किया तो उन्होंने अलग अलग कमेटियां बनाई कि भाई ये कमेटी ये काम करेगी संविधान का, ये कमेटी ये लिखेगी संविधान का, इस तरीके से कमेटियां बांट दी। और वो जो कमेटी है उसको किसी पर्टिकुलर लीडर के अंदर में कह सकते हो गाइडेंस के लिए रख दिया गया। मतलब उस कमेटी का एक लीडर बना दिया, उस कमेटी का एक चेयरमैन बना दिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कई सारे यहाँ पर कमेटी के चेयरमैन बने। तो इनके अंडर में कौन कौन सी यहाँ पे कमेटी थी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग हो गया, उसके अलावा कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। तो ये कमेटीज़ दोस्तों इनके अंडर में आई। और फिर उसके बाद में 2.5 साल लगा लगभग देश की आज़ादी के बाद में। और फिर 26 जनवरी 1950 में क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो यहाँ पर पूरी तरह से अप्रूव हो जाता है। और अप्रूव होने के बाद में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला प्रेसिडेंट, पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट होकर आते हैं उस समय पर। अब बात करते हैं अवार्ड्स और रिकग्निशन की। तो इनको कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया और सबसे बड़ा अवार्ड था 1962 में। 1962 में अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ऑलरेडी
प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हुए 12 साल हो गए थे। तो 12 साल बाद क्या हुआ, रिटायर हुए। और रिटायर होने के बाद में दोस्तों इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत रत्न अवार्ड जो कि हमारे देश का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कई सारी किताबों के अंदर अपनी पूरी लाइफ लिखी हुई है। ठीक है, क्या क्या रहा है ना, इंडिपेंडेंस पहले यानी कि देश की आज़ादी से पहले क्या क्या पूरा सब कुछ चल रहा था, तो उसके ऊपर कई सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने। जैसे अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बुक का नाम है सत्याग्रह एक्ट एट चंपारण, फिर इंडिया डिवाइडेड, इनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, देन महात्मा गांधी एंड बिहार, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बापू के कदमों में, इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनकी साइड से दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके देखने को मिलते हैं। फिर फाइनली बात करते हैं इनकी डेथ की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना जो कुछ जीवन के आखिरी क्षण थे, आखिरी कुछ महीने थे, ठीक है, वो इन्होंने बिताए पटना के सदाकत आश्रम में। और फिर लास्ट में इनकी मृत्यु होती है 28 फरवरी 1963 में। तो ये दोस्तों इनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। कई बार मैं आपको बताऊं, जैसे गांधी जी को लेकर कई सारी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं हमारे एग्जामिनेशन के अंदर में, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आर्टिकल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल के पीछे का बैकग्राउंड डेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। तो यहाँ पे आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 आर्टिकल डिस्कस किए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल राजेंद्र प्रसाद जी वाला डिस्कस किया, तो दोस्तों वो जो आर्टिकल है उसका जो बैकग्राउंड डेटा है वो सारी चीज़ें आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके दी जाती हैं। यानी कि ऐसे आपको और भी आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा तो उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपने ये परेशान नहीं होना यार मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, मुझे नोट्स में ये परेशानी हो रही है वो परेशानी हो रही है ना, नोट्स कैसे बनाए जाएं, तो वो सारी परेशानी दूर हो जाती है। केवल आपका इतना काम बचता है कि आप प्रॉपरली अपने डिसिप्लिन के साथ में इन वीडियोज़ को फॉलो करो बस। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाता है कॉन्टेंट वाला, और ये PDF आप आराम से जब पूरा वीडियो वगैरह देख लो तो रात में सोने से पहले एक बार उस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लो, आपका रिविजन भी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो सारे नोट्स दोस्तों यहाँ पर आपको इसी PDF के अंदर में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ये PDF प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करने का अमाउंट क्या है, फ़ी पेमेंट क्या है, बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आप हमेशा के लिए केवल 499 का इन्वेस्टमेंट करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, मतलब कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने रुपए में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ये यहाँ पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो आप इधर उधर खर्च देते होंगे। और गारंटी के साथ में जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ दिनों में लगेगा यार मेरा जो अमाउंट है वो रिकवर हो चुका है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। तो आपका जब मैसेज आएगा तो वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस आपको मिल जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना कि मुझे एक्जैक्टली किस तरीके से फ़ायदे होंगे, तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी एक बात मैं जो हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर किया करो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। हम लाइक में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते, तो प्लीज़ यार आपके लिए वो फ्री है बिल्कुल, आपको केवल लाइक के बटन को प्रेस करना है जिससे हमको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो 5000 लाइक का टारगेट होता है, डेली बेसिस पे आप उसको अचीव करवा सकते हो। चाहो तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे जाओगे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। तो दोस्तों बात की जा रही है एक साइक्लोन के बारे में, एक चक्रवात के बारे में। चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है आंध्र प्रदेश के ऊपर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेशली जैसे यहाँ पर इंडिया को अगर हम देखें नीचे से, तो ये हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल, है ना, और ये हो गया हमारा अरेबियन सी। तो दोस्तों बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर एक चक्रवात बन रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रहा है वो, और उसका डर है कि वो आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से टकराने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसका खतरा केवल आंध्र प्रदेश को नहीं है, नीचे तमिलनाडु को भी देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के कई सारे पार्ट्स, स्पेशली चेन्नई हो गया, तिरुवल्लुर हो गया, कंचीपुरम हो गया, है ना, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और ये खतरा कल जो है काफ़ी बढ़ सकता है। कल यहाँ पर ये जो साइक्लोन है, क्योंकि साइक्लोन दोस्तों ये सीवर हो चुका है, यानी बहुत ही खतरनाक हो चुका है। या फोटोज़ वगैरह देख पा रहे होंगे, बिल्कुल घने बादल आज के समय पर वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये चक्रवात की वजह से बारिश वगैरह तो बहुत तेज़ी से हो ही रही है।
और पॉसिबिलिटी है कि आज यहाँ पर और ज़्यादा थोड़ा सा बारिश वगैरह देखने को मिले और कल यहाँ पर ये चक्रवात टकरा जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉल्स वगैरह हमको देखने को मिल सकते हैं। इवन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, तो इनसे यहाँ पर डिस्कशन भी किए हैं और इनसे बोला है कि भाई आप पूरा का पूरा रेस्क्यू और रिलीफ प्रिपरेशन तैयार करके चलो, और जो समुद्र के किनारे तट वाला रीजन है वहाँ से लोगों को हटा दो, और स्पेशली यहाँ पे जो मछुआरे वगैरह हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, इनको वार्न कर दिया जाए कि भाई आप समुद्र के पास बिल्कुल ना जाना ये 2 दिन, क्योंकि एक खतरा हो सकता है। आसपास की जो ट्रेन हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों जो स्कूल्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं। आज भी यहाँ पर जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। बोला जा रहा है कल के दिन यहाँ पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट नेल्लोर, तिरुपति, उसके अलावा बापातला, गुंटूर, कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, ये एरियाज़ बहुत बड़ा डैमेज फेस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्टॉर्म है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम लोगों को वहाँ से हटा दें, ताकि जो लॉस ऑफ लाइफ है वो ना देखने को मिले। चीज़ें अगर डैमेज होंगी वो रिकवर हो जाएंगी, एक इंसान की ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती, ठीक है। और इस बेसिस में यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो, मेक श्योर करें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, फूड, बाकी सारी नेसेसरी मेडिसिन्स, ये भी प्रोवाइड करवानी ज़रूरी है। यानी हर एक एफर्ट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं जिससे कम से कम लॉस हो, किसी की जान ना जाए, प्लस प्रॉपर्टी का लॉस भी ना हो। होता है तो वहाँ पर वो रिपेयर वगैरह हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पर दोस्तों ये आर्टिकल है, तो यहाँ पे इसके बारे में मेंशन कर दिया गया। तो एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि साइक्लोन्स जो चक्रवात है वो हर साल आते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स को हिट करते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है साइक्लोन्स होते क्या हैं, ठीक है। साइक्लोन्स का नाम किस तरीके से रखा है। अच्छा, एक चीज़, पहली चीज़ तो ये जान लें, आंध्र प्रदेश में जो ये साइक्लोन आया है इसका नाम क्या है, क्योंकि साइक्लोन का एक नाम होता है हमेशा। तो दोस्तों इसका नाम है मिशाउंग, ये ध्यान रखना, MICHAUNG, ठीक है। मिशाउंग यहाँ पर इस साइक्लोन का नाम है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस साइक्लोन का नाम ये किसने रखा है। कहोगे नाम रखा जाता है, हाँ बिल्कुल, हर बार जब साइक्लोन आता है तो उसका नया नाम होता है। नामकरण करने के लिए कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर तय बैठी रहती हैं। तो इस बार किस देश ने नाम दिया है, तो वो दिया है म्यांमार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको सवाल लिखा हुआ रखा हुआ मिल जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर में। ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई ये जो साइक्लोन है इसकी नेमिंग कौन से देश ने दी है। तो मिशाउंग जो नाम है म्यांमार ने दिया है, इसको नोट डाउन कर लेना। नाउ अब आते हैं हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट पर। साइक्लोन होते क्या हैं, इनकी नामकरण कैसे किया जाता है, साइक्लोन को लेकर किस तरीके से यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, इतिहास में कई क्वेश्चन पूछे हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलो ये आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ तो दोस्तों, अगर आप लोग इंट्रो वगैरह लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए साइक्लोन वर्ड आया कैसे, क्योंकि साइक्लोन के बारे में कुछ लिखने को है तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ना पहले। तो ये जो वर्ड है साइक्लोन, ये आया है ग्रीक वर्ड से जिसको बोलते हैं साइक्लोस, ठीक है। साइक्लोस मतलब कॉइल ऑफ अ स्नेक, जब सांप एक ऐसे बैठता है ना, उसका जो यहाँ पर कॉइल बनता है, बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ से दोस्तों ये वर्ड निकल कर आया है। पहले वो वर्ड का मतलब है साइक्लोस, और साइक्लोस से बना यहाँ पर साइक्लोन। ये जो वर्ड है यहाँ पर साइक्लोन, ये किसने दिया, ये दिया है हेनरी पैडिंगटन ने, ठीक है। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये चक्रवात बनता है। चक्रवात आपने देखा ही होगा, है ना, वो इस तरीके से बनता है, नीचे से पतला होता है और ऊपर से यहाँ पर इस तरीके से ये बड़ा होता हुआ चले जाता है। समुद्र के अंदर में इस तरीके का तूफान बवंडर बनता है, और फिर ये बवंडर आगे बढ़ता बढ़ता जो तट वाले इस हिस्से होते हैं, है ना, समुद्र का जो तट वाला रीजन होता है उसको ये हिट करता है। हिट करने के बाद में दूर तक फैलने के बाद में फिर ये शांत होता है, ठीक है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, क्योंकि इंडिया का जो ये हिस्सा है निचला, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इन दोनों रीजन में यहाँ पर ये चक्रवात बनता है, यहाँ पर बनता है और फिर बढ़कर इधर हिट होता है, या इधर बनेगा तो इधर हिट होगा। समझ गए, दोनों तरफ यहाँ पे वैसे साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो ये कहाँ से आया, किसने ये टर्म दिया, ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों साइक्लोन भी 2 प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन दोनों का मतलब क्या, ज़रा मैं आपको ये समझाता हूँ। दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप लोग यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करते हो, तो वर्ल्ड मैप को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ज़रा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप कहोगे ऊपर यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह ये आ गया, ठीक है, और नीचे आ गया हमारा यहाँ पर ये साउथ अमेरिका, है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इधर हमारा आ गया ये पूरा का पूरा यूरोप, ऊपर आ गया यहाँ पर मेन हमारा रशिया, देन उसके बाद में यहाँ पर एक कुछ और कंट्रीज़ आ गई, बीच में मंगोलिया, इधर यहाँ पर चाइना आ गया, इधर यहाँ पर जापान आ गया। देन उसके बाद में हमारा यहाँ से थोड़ा सा अटैच इधर से ये आपको अफ्रीका देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद में इधर ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये इधर अरब कंट्रीज़ हो गई, ये इधर इंडिया हो गया। देन उसके बाद में ये कुछ कंट्रीज़ हो गई, नीचे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है।
मतलब मोटा मोटा आप देख सकते हो। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं? अब दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे अर्थ पर इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन कहाँ से जाती है? बिल्कुल बीच से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल बीच से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से ये जो इक्वेटर है वो जा रहा है। इक्वेटर के ऊपर कौन सी लाइन है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से जाती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में आता है इक्वेटर। तो इसके बीच वाला जो हिस्सा दोस्तों आपको ये दिख रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले समुद्र वाले हिस्से में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। बात क्लियर हो गई? समझ गए इस बात को? ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और बीच वाला जो ये हिस्सा समुद्र का आपको देखने को मिल रहा है ये कहलाता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। इसमें जो साइक्लोन आते हैं वो कहलाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब दोस्तों यहीं पर ना साइक्लोन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल जब ये भारत की साइड आता है, अभी कहाँ बन रहा है? अभी ये इस वाले रीजन में बन रहा है, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल में। तो भारत की साइड में अगर ये साइक्लोन आता है तो उसको हम साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन यही चक्रवात अगर साउथ अमेरिका की साइड आता है तो उसको हरिकेन बोला जाता है। और यही चक्रवात अलग जापान की साइड में आता है, जापान की साइड में आता है, इधर ऊपर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की साइड में आता है तो उसको बोलते हैं टाइफून। और यही बिल्कुल सही चक्रवात अगर ऑस्ट्रेलिया के पास में आता है तो उसको बोलते हैं विली विलीज। तो अलग अलग नाम से ये जगह जगह पर जाना जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों समुद्र में जब ये बवंडर बनता है, साइक्लोन्स बनते हैं, तो उनका नामकरण कैसे किया जाता है, नाम कैसे डिसाइड किया जाता है, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोन्स जब यहाँ पे बनते हैं दोस्तों तो इनका नामकरण पहले यानी कि साल 2000 में अगर आप देखोगे तो एक ग्रुप ऑफ बनाया गया था अलग अलग कंट्रीज़ का। उस ग्रुप का नाम दिया गया WMOESCAP, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इस ग्रुप में कितने कंट्रीज़ थे ये आप देख पाओगे? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ये 8 कंट्रीज़ हुआ करती थी स्टार्टिंग में। और ये 8 कंट्रीज़ मिलकर क्या करती थी? नामकरण देती थी। यहाँ पर कोई भी चक्रवात आता था उसका नाम दे देती थी, भाई इस चक्रवात का नाम ये होगा। मान लो ये चक्रवात आया तो इसका नाम बांग्लादेश ने दे दिया, अगला चक्रवात इंडिया ने दे दिया, अगला चक्रवात मालदीव्स ने दिया। तो ये कंट्रीज़ 8 कंट्रीज़ स्टार्टिंग में नाम दिया करती थी। लेकिन क्या होता है, साल 2018 में दोस्तों इन 8 देशों में 5 देश और ऐड कर दिए गए। 5 देश और ऐड कर दिए गए तो टोटल हो गए 13 देश। अब वो 5 देश कौन कौन से थे? ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन। तो ये टोटल आज के समय पर 13 देश हैं, ठीक है। इंडिया के आसपास के 13 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे साइक्लोन आता है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, या फिर कह सकते हो बे ऑफ बंगाल में, तो ये 13 कंट्रीज़ मिलकर ही नाम देती हैं, ठीक है, कि हाँ भाई इस चक्रवात का ये नाम होगा। तो क्या इसमें म्यांमार है? बिल्कुल है, ये आप देख पाओगे, क्योंकि अभी ये जो साइक्लोन आया है, साइक्लोन मिशांग, ये नाम किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये यूपीएससी पूछ चुका है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब साइक्लोन का नामकरण करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या क्या नियम कानून है इसके। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहली चीज़, हमेशा जो साइक्लोन का नेम है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी इंसान को यहाँ पर कह सकते हो डेडिकेट कर दिया गया ये नाम, क्योंकि साइक्लोन से बहुत बर्बादी होती है, इंसान की जान जा रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि नाम है बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, समझ गए? किसी पॉलिटिक या पॉलिटिकल फिगर से रिलेटेड ना हो, किसी रिलीजन से रिलेटेड ना हो, किसी कल्चर या किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी नाम यहाँ पर चूज़ किया जाएगा तो नाम ऐसा देखो कि ऐसा ना हो किसी व्यक्ति के, हमारी पूरे दुनिया में किसी भी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा हो, ठीक है। और जो नाम है वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा रूड हो या बहुत ज़्यादा निर्दयी हो नेचर में। बहुत सिंपल सा नाम यहाँ पे होना चाहिए। और नाम हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट मतलब जो कि आराम से प्रोनाउंस किया जा सके, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जब शॉर्ट की बात करते हैं तो इसमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं। जब भी आप साइक्लोन का नाम देखोगे तो हमेशा साइक्लोन का नाम छोटा ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके नियम कानून में ही बोला गया है कि साइक्लोन का जब भी नामकरण होगा उसके जो मैक्सिमम लेटर्स हैं वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे मिशांग है, मिशांग में भी केवल 8 वर्ड्स हैं बस ये। अब ये 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, समझ गए ना? तो ये बात है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। और जब भी कोई भी देश यहाँ पे नाम देता है तो वो प्रोनाउंसिएशन भी देता है, वॉइस ओवर करके देता है कि भाई हाँ हम इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात है। सपोज़ यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, उसका नाम किसी ने देश दे दिया। अब मान लो दोबारा साइक्लोन आया, क्या वो नाम रिपीट हो सकता है जो पहले दिया गया था? नहीं, वो सेम नाम कभी रिपीट नहीं होता। एक बार यूज़ हो गया तो हो गया, हमेशा नए नाम होंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है।
अब आप देखो कि यूपीएससी ने 1995 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि भैया विली विली क्या है। तो आप कहोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो कन्फ्यूज हो जाते। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था, याद होगा। उसमें मैंने ये बताया था कि भाई अगर साउथ अमेरिका की साइड अगर साइक्लोन आएगा तो वो कहलाएगा हरिकेन, जापान की साइड आएगा तो टाइफून कहलाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की साइड आएगा तो विली विली कहलाएगा। तो विली विली क्या है? विली विली यहाँ पर है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात केवल यहाँ नहीं रुकती है। आप देखो मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में जो सवाल पूछा गया था ये था, उस समय पर एक साइक्लोन आया था फेलिन, तो फेलिन को लेकर सवाल पूछ लिया गया। और साथ ही साथ में सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया, हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये साइक्लोन का नामकरण कैसे किया जाता है, सीधा डायरेक्टली एक क्वेश्चन। तो आपको रेडीमेड कंटेंट मिला हुआ है दोस्तों, सब कुछ रेडी हुआ हुआ, ज़्यादा सोचने समझ, और मेंस में हमें सोचने समझने का टाइम वैसे भी नहीं मिलता है। इस वजह से प्रिपरेशन ऐसी करके चलनी पड़ती है कि भाई एग्जाम में जो भी है, हाँ मैंने पढ़ा है तो फटाफट लिख दूँ उसको, ठीक है, और करेक्ट लिखूँ। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन 2022 में कलर कोडेड वेदर को लेकर पूछा गया। ये खैर दूसरा टॉपिक हो गया। यहाँ पे मैंने आपको वैसे ही भी पढ़ा रखे हैं, अलग अलग यहाँ पर 4 प्रकार के जो कलर कोडेड रिलेटेड वार्निंग दी जाती हैं, ये उसके बारे में है, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है वॉल्केनो के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। अगेन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंडोनेशिया का जो मारापी वॉल्केनो है दोस्तों, ये अभी विस्फोट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो ऐश है वो ज़्यादा निकलता हुआ नज़र आता है, राख वगैरह हमको देखने को मिलती है। और ये भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार इंडोनेशिया में ही सबसे ज़्यादा वॉल्केनो क्यों देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर वॉल्केनो सबसे ज़्यादा इरप्ट क्यों होते हैं, विस्फोट क्यों होते हैं। तो अभी ये न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि इंडोनेशिया का मरापी वॉल्केनो वेस्ट सुमात्रा के अंदर में कल के दिन बहुत तेज़ी से इरप्ट हुआ, और बहुत ज़्यादा मतलब हवा में 3000 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों राख ही राख फैल गई थी, ठीक है। और ये वॉल्केनो लगभग दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास यहाँ पर दोस्तों इरप्ट होता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ज़रा यहाँ पर ये है, एग्जामिनेशन के लिए कुछ खास नहीं है, बस खाली लोकेशन ध्यान रखना कि मरापी वॉल्केनो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। अब जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो क्या क्या पूछी जा सकती हैं, ज़रा मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, जब हम लोग बात करते हैं वॉल्केनोज़ की, तो वॉल्केनोज़ 3 प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो, एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तीनों में क्या फ़र्क है? एक्टिव वॉल्केनो वो वाला ज्वालामुखी होता है जिसका चैम्बर, जो मैग्मा वाला चैम्बर है, वो हमेशा भरा हुआ रहता है, ठीक है। यानी ये कभी भी विस्फोट हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। जो मैग्मा है इसमें लगातार भरा हुआ है और ये बार बार विस्फोट होते रहते हैं। और जो डोरमेंट वॉल्केनो होते हैं उसका मैग्मा चैम्बर बहुत धीरे धीरे भरता है, बहुत ही स्लोली, यानी बहुत कभी कभार यहाँ पर ये विस्फोट होते हैं, नहीं तो नहीं होते। फिर होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, इसको हम डेड वॉल्केनो ही बोलते हैं, मृत ज्वालामुखी। इसका जो मैग्मा चैम्बर है वो इनएक्टिव है, पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई मैग्मा है ही नहीं, तो ये कभी विस्फोट ही नहीं होता। तो ये 3 तरीके से आपको देखने को मिलता है। सवाल यहाँ पर यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर से मैग्मा की, क्या होता है आखिरकार ये मैग्मा वही है जो ज्वालामुखी के अंदर है, और जब ये बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो मैग्मा बेसिकली हमारे मिनरल्स का ही एक मिक्सचर है। इसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में अलग अलग गैसेस देखने को मिलती हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट से यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। और मैग्मा भी 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है बेसिक वाला मैग्मा और एक होता है एसिडिक मैग्मा। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आप कोई भी किताब उठाओगे अपनी स्टैटिक पोर्शन की तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। तो बेसिक मैग्मा क्या होता है दोस्तों? जो बेसिक वाला मैग्मा होता है ये डार्क कलर का होता है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, लेकिन सिलिका कम होता है। तो ये डार्क कलर का हमको देखने को मिलता है, बिल्कुल ब्लैक सा। कई जगह पर आपने ये वो लावा देखा होगा जो बाहर निकल के आता है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये ना बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाता है, यानी ज्वालामुखी फटा तो कई लावा होता है वो थोड़ा सा बहने के बाद में रुक गया, वो इतना गाढ़ा होता है, ये ना बहुत दूर तक बहता हुआ चले जाता है, एक बहुत बड़ी शील्ड बना देता है वॉल्केनो की। ये बेसिक वाला मैग्मा है। और एक होता है एसिडिक वाला। एसिडिक यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, ऑरेंजिश यहाँ पे कलर देखने को मिलता है, जैसे आग निकल रही हो, ठीक है। इसके अंदर में सिलिका ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये ज़्यादा लंबा नहीं ट्रैवल करता, थोड़ा सा ही यहाँ पर ये ट्रैवल करता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों ये वॉल्केनोज़ के बीच का डिफरेंस, मैग्मा क्या होता है, 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप वॉल्केनो के बारे में पढ़ोगे तो ये वॉल्केनो के कुछ इंपॉर्टेंट लेबलिंग आपको मिल जाएगी, PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा भैया वॉल्केनो में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। खैर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सवाल यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ पर वॉल्केनोज आज के समय पर प्रेजेंट हैं, वो जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या होता है? उसके पीछे का मेन रीज़न होता है हमारे पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट है दोस्तों, उन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। जब वो प्लेट आपस में टकराती हैं तो उससे जो शेखन होता है उसकी वजह से यहाँ पर वॉल्केनोज एरप्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर मैप देख पा रहे होंगे तो ये हो गया हमारा, देखो इस मैप को ध्यान से समझना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका वाला प्लेट हो गया, ठीक है। ये प्लेट है, ये आप देख पा रहे हो जो क्रैक है ना, ये ऊपर एक प्लेट है नॉर्थ अमेरिका कैरिबियन प्लेट, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। फिर इधर यहाँ पर ये अरेबिक और इधर ये अफ्रीकन प्लेट हो गई। इधर ये इंडियन प्लेट हो गई, इंडिया इधर है। ऊपर यूरेशियन प्लेट हो गई, क्योंकि एशिया यूरोप दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो मिल रहा है ना, तो इस वजह से यूरेशियन प्लेट आपको ये देखने को मिल जाती है। फिर और इधर जाओगे तो यूरेशियन के बाद इधर फिलीपींस प्लेट है, क्योंकि ये जो मैप है आधा इधर से दिया गया है, आधा इधर से दिया गया है। समझ गए? ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो इधर दिखाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर इधर की साइड आपको दिख रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो उस तरीके से इस मैप को दिखाया गया है। समझ गए? तो यहाँ पर आपको प्लेट्स नज़र आ रही होंगी, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट आपस में ज्वाइंट है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट भी अलग अलग प्रकार से होता है ना। आपको पता होगा कि भाई आपस में टकराती हैं, कॉन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं। एक डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, यानी कि प्लेटें एक दूसरे से दूर भाग रही होती हैं। एक ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, यानी कि प्लेटें इस तरीके से आगे पीछे हो रही होती हैं, ठीक है। ये आगे चली गई, ये पीछे हो गई, ये आगे चली गई, पीछे हो गई, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा होता है। तो जब प्लेटें आपस में दोनों एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, भयंकर तरीके से जब टकराती हैं दोस्तों, तब उसकी वजह से यहाँ पर जो वॉल्केनोज है वो हमारे एरप्ट होते हुए नजर आते हैं। समझ गए? अभी मैं आपको एक फ़ोटो और दिखाता हूँ। यहाँ पर ना हम लोग दोस्तों इंडोनेशिया को ऐसा देश क्यों मानते हैं कि यहाँ पर इतने सारे वॉल्केनोज हैं? क्योंकि दोस्तों इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं। और एक्टिव, वैसे तो वॉल्केनो एक्टिव हैं। अब ये आपको याद आ रहा होगा एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, मैंने इस वजह से आपको बेसिक पढ़ाया पहले, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जिसका मैग्मा चैम्बर भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे ना जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट लगातार होता रहता है, और इस चक्कर में जल्दी जल्दी अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और जैसे ही भूकंप आएगा तुरंत यहाँ पर जो ये ज्वालामुखी है वो विस्फोट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है दोस्तों, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 40,000 किलोमीटर की है। ये रिंग ऑफ फायर कितने एरिया में फैला हुआ है? पैसिफिक, कोकोस, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, नास्का, नॉर्थ अमेरिका, फिलीपीन प्लेट्स, इन सभी प्लेट्स तक यहाँ पर फैला हुआ है। हमारे पृथ्वी के 75% जो वॉल्केनोज है, पृथ्वी के 75% वॉल्केनोज यानी कि 450 से ज़्यादा ज्वालामुखी, वो केवल इस रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में ही लोकेटेड हैं। और इतने ज़्यादा वॉल्केनो यहाँ पे प्रेजेंट होना और बार बार अर्थक्वेक आना, ये मेन रीज़न बन जाता है कि भाई जिसकी वजह से यहाँ पे बार बार वॉल्केनोज़ का एरप्शन या विस्फोट हमको देखने को मिल जाता है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो चुकी है। अगर हम रिंग ऑफ फायर को ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो ये आप देख पाओगे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ये वाला किनारा इस तरीके से यहाँ पर ये जा रहा है, और इधर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा और साउथ अमेरिका का ये वाला हिस्सा। ये कोकोस प्लेट है, ये नाज़का प्लेट है, और ये पैसिफिक प्लेट है। ये ऊपर आप देख पाओगे अलग अलग प्लेट्स हैं, ऊपर फिलीपीन प्लेट्स हैं। तो इस वाले रीजन में बहुत सारे वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं। तो कहोगे यहाँ पर इंडोनेशिया कहाँ पर है? भाई इंडोनेशिया यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जस्ट किनारे यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं, और जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं सभी पर कुछ ना कुछ वॉल्केनोज प्रेजेंट है दोस्तों। जैसे मैंने बोला, हमारे पूरे दुनिया में ये वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, इसी वाले पर्टिकुलर रीजन में 450 से ज़्यादा वॉल्केनोज हैं। और यहीं पर आप देख पाओगे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनका जो आपस में टकराव है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है, ठीक है, एक प्लेट ये जा रही है, एक प्लेट ये जा रही है। तो इनके आपस में जो टकराव है वो होता रहता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे आता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, यह वॉल्केनो के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। माउंट मेरापी कहाँ पर है? यह है इंडोनेशिया में। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप बेसिकली एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। तो आज के न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि दिल्ली एक मोस्ट अनसेफ जगह बन चुका है महिलाओं के लिए। दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्सुअल वायलेंस के केसेस नज़र आए हैं, और वो जो केसेस हैं वो साल ब साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट है, उसमें बस खाली एक डेटा है, जिस डेटा को रखकर आप बातचीत कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं। अगर आप देखोगे, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, यहाँ पर जो क्राइम है महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के प्रति जो क्राइम है दोस्तों, वो बढ़ते हुए चले गए हैं। ये पता है, जो लाइट ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर हमारा दर्शाता है 2020 को, और ये डार्क ब्लैक कलर दर्शाता है 2021 को, और ये रेड कलर दर्शाता है 2022 को। ठीक है, तो 2020, 2021 और 2022
समझ गए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम है 2020 में ये लगभग 9,782 के आसपास देखने को मिले, जबकि यहाँ पे 2021 में क्राइम बढ़ गए 14,000 के आसपास पहुँच गए, और 2022 में क्राइम और बढ़ गए 14,158 के आसपास पहुँच गए। तो क्राइम लगातार साल ब साल इंक्रीज हो रहा है महिलाओं के खिलाफ। उसके अलावा बच्चों के प्रति भी क्राइम इंक्रीज हो रहा है। 2020 में ये क्राइम 5,000 के आसपास था, फिर बढ़कर 7,000, देन उसके बाद में 7,500 के आसपास पहुँच गया। किडनैपिंग वाले केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। 2020 में 4,000, देन 5,000, देन उसके बाद 5,500। देन उसके बाद में एल्डर जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके प्रति यहाँ पर जो क्राइम्स है वो भी बढ़ रहे हैं। 2020 में केवल 900 केस थे, फिर 2021 में 1100, देन उसके बाद में 1400-1500 केस आ रहे हैं। मर्डर के केसेस यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए, साइबर क्राइम्स के केसेस यहाँ पर इंक्रीज होते हुए आए। तो हर एक केस में दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली है साल ब साल, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर दिल्ली को एक टैग दे दिया गया है कि सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में दिल्ली बहुत आगे है, जिसकी वजह से दिल्ली महिलाओं के लिए मोस्ट अनसेफ प्लेस आपको नज़र आएगा। ये बेसिकली यहाँ पर जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसकी है? ये है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ये कल ही रिलीज़ की गई है दोस्तों। उस रिपोर्ट ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें दर्शाई हैं। इसमें बहुत सारा ऑफिशियल डेटा यहाँ पर यूज़ किया गया है। जो एनुअल रिपोर्ट आती है NCRB की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वहाँ से भी कई सारा डेटा लिया गया है कि कई सारे रेप की केसेस, कई सारे इस प्रकार के जो केसेस है वो हमको यहाँ पर दिल्ली में नज़र आए। और इस वजह से जो दिल्ली पुलिस है वो आज के समय पर जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंपेन्स हैं उनको यहाँ पे जगह जगह पर लगा रही है महिलाओं के लिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो आराम से अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर सकें जब भी उनके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है। तो समझ गए। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कोई यहाँ पर स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रहे थे, जो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है वो है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। एडिटोरियल हम लोगों ने यहाँ पर द हिंदू के ले रखे हैं। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा एडिटोरियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एडिटोरियल फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये जो राइटर हैं दोनों, ये भारत में डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको इंक्लूड करना हमारे इकॉनमी के अंदर में कितना ज़रूरी है, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन क्या है। देन एक आर्टिकल हमारा सेक्स एजुकेशन को लेकर है, तो वो यहाँ पे सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है आज के हमारे जनरेशन के लिए, उसको लेकर आर्टिकल समझाया गया है। एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वाले एडिटोरियल को देख सकते हो, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। सोशल जस्टिस, सेक्सुअल एजुकेशन, ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। R श्रीनिवासन के थ्रू यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा गया है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे यहाँ पर इस प्रीमियम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो ये जो फोटो वाला थंबनेल है ये बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक से संबंधित है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलेशन है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे बात की जा रही है अनवीलिंग टैबूज, सेक्सुअल एजुकेशन पर्सपेक्टिव इन इंडिया। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये क्यों लिखा गया है हमारे राइटर के थ्रू, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों इंडियन सेक्सुअल एजुकेशन की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो कास्ट, जेंडर जैसी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों तक प्रॉपर ये सेक्सुअल एजुकेशन पहुँच नहीं पाता है। हमारी जो मीडिया है वो कास्ट डिफरेंसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को हाईलाइट करती रहती है, बट ये नहीं पता हमें कि सेक्सुअल एजुकेशन आज के लोगों को देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हमारे नौजवान लोगों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से गुजरना होगा, और इस प्रकार के एजुकेशन को उनको प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, जिससे क्राइम भी बहुत ज़्यादा कम हो सकेंगे। तो पहले तो हमारे राइटर ने एक्सप्लेन किया कि आखिरकार सेक्सुअल एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है वो क्या है। पहला महत्व होगा सोशल जस्टिस। दोस्तों सेक्सुअल एजुकेशन हमारे सोशल जस्टिस एजुकेशन का ही एक हिस्सा है, हमारे समाज का ही एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो नॉलेज है, ये नॉलेज देना लोगों को ज़रूरी है। वो ये जान सकेगा सोशल एजुकेशन जानने के बाद में एक पर्सनल बाउंड्री क्या होती है ना। यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ को इससे कंट्रोल किया जा सकेगा। सेक्सुअल एजुकेशन की वजह से सोसाइटी में ज़्यादा इक्वालिटी यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आएगी। समझ गए। हेल्दी रिलेशनशिप्स यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आएंगे। ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है लीगल रिकग्निशन एंड राइट टू एजुकेशन। हाल ही में कई सारे जो जजमेंट्स हैं, स्पेशली यहाँ पर एक कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट है जहाँ पर मेंशन भी किया गया है जो बच्चे हैं उनके पास में पूरा अधिकार है, राइट है कि वो सेक्सुअल एजुकेशन को गेन करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को यहाँ पर गेन करें। तो एजुकेशन को जब एज अ फंडामेंटल राइट देखा जाता है, एक मौलिक अधिकार के तौर पर देखा जाता है, तो सेक्सुअल एजुकेशन भी नेचुरली यहाँ पर फंडामेंटल राइट का हिस्सा बन गया। तो बच्चों का यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है, यंग पीपल का फंडामेंटल राइट है कि उनको यहाँ पर ये एजुकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करवानी चाहिए, उनको ये मिलनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि दोस्तों इससे यहाँ पर जो बिहेवियर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
ठीक है। एक कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर जब हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देंगे तो यहाँ पर उसके जो चॉइसेस हैं उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन आएगा। सेक्सुअल हेल्थ को लेकर यहाँ पर उसका जो कह सकते हो माइंड है, जो उसकी सोच है, वो यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव से चेंज होती हुई नजर आएगी। समझ गए? उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर है, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंड जेंडर कंस्ट्रक्ट्स। यानी क्या होगा, सेक्सुअल एजुकेशन हमारे बच्चों की ये हेल्प करेगा उनको, बेसिकली यहाँ पे वो समझ सकेंगे कि जो यहाँ पर LGBTQI है, जो पूरा का पूरा मामला है, वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे यहाँ पर सभी पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, रिलेशंस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, लोगों के साथ में इंटरेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। जो जितने भी जेंडर्स हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, रिलेशंस यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, हेल्थ रिलेशंस डेवलप होंगे। तो सेक्सुअल एजुकेशन की यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी नीड है। देन उसके बाद में राइटर ने एक और इंपॉर्टेंस बताया, इससे जो जेंडर रिलेशनशिप्स हैं दोस्तों वो यहाँ पर पूरी तरह से बदलेंगे। अगर हम स्कूल्स के अंदर में सेक्सुअल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें, ये एजुकेशन प्रॉपरली बच्चों को दी जाए, तो इससे रिलेशनशिप्स के अंदर बदलाव आएगा, घर में भी और समाज में भी। यहाँ पर एक दूसरे के प्रति यहाँ पर एक रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। समझ गए? तो ये बात यहाँ पर ज़रूरी है। जो अभी भी एक रूढ़िवादी सोच रह जाती है, एक हमारी छोटी सोच रह जाती है, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आएगी। लोगों में यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर घर में भी बात करने में यहाँ पर एक शर्म रहती है, सोसाइटी में यहाँ पर कह सकते हो एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शर्म रहती है, शेम रहती है। तो वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ख़त्म करनी ज़रूरी है, तभी यहाँ पर लोग खुलकर यहाँ पर आ सकेंगे, उसके टॉपिक के ऊपर बातचीत कर सकेंगे, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ होंगी। समझ गए? फिर बात आती है हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल में देखने को मिलेगा जो कि HIV के साथ में गुजर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन की जो जानकारी है नहीं है, अब जानकारी ना होने की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। रीज़न क्या है? HIV। अब जब HIV को दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये HIV तेज़ी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि HIV अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी फैलता है दोस्तों। तो अगर हम ये एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे तो ये HIV हो गया, एड्स के केसेस हो गया, ये यहाँ पर ख़त्म हो पाएंगे, कम हो पाएंगे, इनको हम यहाँ पर रोक पाएंगे। ये जो डिजीज़ हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। अब जब उनके पास में इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई सेक्सुअल एजुकेशन ये है, इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है, जब उनके पास में जानकारी है तो वो डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये अवेयरनेस ना होने की वजह से भी सेक्सुअली ये प्रॉब्लम्स तेज़ी से ट्रांसमिट हो जाती हैं। और आज के समय पर कई सारी महिलाएं, कई सारे जो पुरुष हैं वो यहाँ पर HIV और एड्स से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन इस तरीके से ज़रूरी है, इसका इंपॉर्टेंस हमने समझा। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि किस तरीके से कास्ट और जेंडर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमारे देश में सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रहा है, असर डाल रहा है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कास्ट की, तो जब कास्ट अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लोगों को, मतलब कास्ट में क्या होता है ना भाई, अलग अलग जाति से लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है एक हायरार्किकल ग्रुप में। ऊंची जाति, ये जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरीके से चीज़ें यहाँ दोस्तों वो डिवाइड हो जाती हैं। बर्थ को लेकर, रिचुअल प्योरिटी को लेकर, ये सोसाइटी में कड़वा सच है, ये देखने को मिलता है और आज भी यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हमको नज़र आती हैं। तो ये जो कास्ट है वो सेक्सुअल एजुकेशन को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। कैसे भाई? यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, एग्जाम्पल देके बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लोअर कास्ट हैं, ठीक है, तो उनके साथ में भेदभाव होना शुरू हो जाता है, हैरेसमेंट होना शुरू हो जाता है, उनके साथ में वायलेंस हो रहे हैं स्कूल के अंदर में, जिसकी वजह से उस बच्चे के लिए जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिली थी स्कूल में पढ़ने की, वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। उसको यहाँ पर जानने को मिलता है उस पर्टिकुलर एजुकेशन के बारे में, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, वो चीज़ें यहाँ पर रुक गई। तो कास्ट से दोस्तों यहाँ पर ये एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हमारे राइटर ने मेंशन किया। और कई सारी जगह पर कई सारी कास्ट ऐसी हैं जो ज़्यादा कंजर्वेटिव है ना, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो सोच है वो ज़्यादा रूढ़िवादी, ज़्यादा पुराने ज़माने की सोच है, पेट्रियार्कल व्यूज़ हैं। पेट्रियार्कल व्यूज़ मतलब यहाँ पर केवल जो पुरुष है वो लीड करेगा पूरे परिवार को, जो पुरुष है वो डोमिनेट करेगा महिला को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार के व्यूज़ भी कई सारी जगह पर हमको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम हमको नज़र आती है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर जो महिला है उनको छूट नहीं दी जाती, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जेंडर की, तो ये जेंडर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। फॉर एग्जांपल कई सारी स्टडीज़ ने ये बताया है हमें कि इंडिया में जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, अब ज़्यादातर आप देखोगे मतलब घर में लड़का भी है, लड़की भी है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यह है कि लड़की को सही जगह पर पढ़ाया नहीं जा रहा है,
या उसकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको किसी दूसरे स्कूल में डाल दिया और लड़के को यहाँ पर अच्छा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमको नज़र आता है लंबे समय से। तो कुछ स्टडीज़ ने यहाँ पर यह दिखाया जो गर्ल्स इंडिया में वो ज़्यादा बैरियर्स को फेस कर रही हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जब प्रॉपर उनके पास में एक्चुअल एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ प्राइवेसी की कमी है, सेफ्टी की कमी है, इस प्रकार की चीज़ें, शेम, फियर, ये सारी चीज़ों से यहाँ पर जो खासकर गर्ल्स हैं वो यहाँ पर गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, पहुँचेंगे नहीं स्कूल तक तो यहाँ पर ये जो एजुकेशन है वो प्रॉपरली मिलेगा नहीं। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी हो चुकी है किस तरीके से जेंडर और जो कास्ट वो इम्पैक्ट कर रहा है। अब राइटर बोलते हैं कि आखिरकार क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या क्या और एडिशनल परेशानियां हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं इंडिया में एनकाउंटर करनी पड़ती हैं, इस परेशानियों से लड़ना पड़ता है जब भी हम सेक्सुअल एजुकेशन की बात करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेट्स। कई सारे राज्य दोस्तों यहाँ पर खुद ये बोलते हैं कि हम सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देने वाले, क्यों, इससे सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उनका हनन होगा, ऐसा यहाँ पर उनका कहना है। वो कई बार यहाँ पर इस प्रकार के जो टॉपिक हैं इनको ओपन डिस्कस करने से यहाँ पर घबराते हैं, उसको अपोज करते हैं कि यार ये सही नहीं होगा ये बात करना, है ना, सोसाइटी के अंदर में, चाहे सोसाइटी के लोग चाहे कैसे भी हों। तो इससे यहाँ पर क्या है, ये जो साइलेंस है या ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है या झूठ है सेक्सुअल हेल्थ को लेकर दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने या तो बैन कर दिया या तो मना कर दिया कि हम सेक्स एजुकेशन को स्कूल के अंदर में नहीं रखेंगे। ठीक है, ताकि स्कूल का जो कल्चर है उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा सके। भाई जो आप पढ़ा रहे हो, आपने कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने भी होते हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़ाने होते हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं सेक्सुअल एजुकेशन के जो कि यहाँ पर टीचर स्किप कर देता है, शेम के मारे या कुछ ऐसे यहाँ पर कारण के मारे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको लेकर साथ में चलना ज़रूरी है, बच्चों को यहाँ पर एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, पहला तो ये हो गया, काफ़ी सारे स्टेट्स अपना रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कंजर्वेटिव एटीट्यूड। सेक्सुअल एजुकेशन जो इंडिया में है इसको कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। देखो इसकी अवेलेबिलिटी तो पहले से ही बहुत कम है। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ यहाँ पे फैला रहा है सोसाइटी के अंदर में। तो इस चक्कर में यहाँ पर लोगों की सोच की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको इम्प्लीमेंट करना, इस प्रकार के प्रोग्राम्स चला पाना। फिर एक और यहाँ पर अगर आप देखोगे मेन कारण है वो है लिमिटेड करिकुलम। स्कूल्स बहुत सारे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल्स में एजुकेशन नहीं जा रही। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिसको मैं मतलब आप देखो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर में बहुत सारे टीचर्स ऐसे आपको देखने को मिले हैं जिनके वीडियोस भी आपने देखोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिन्होंने प्रॉपरली एजुकेट किया है बच्चों को इस एजुकेशन के बारे में, क्वालिटी सेक्सुअल एजुकेशन यहाँ पर दिया है। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत स्कूल्स ऐसे हैं इंडिया में जो प्रॉपरली यहाँ पर ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो इस प्रकार की एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनके टीचर्स के पास में ट्रेनिंग की कमी है, या टीचर्स को उसके बारे में पता नहीं है, या मटेरियल की ज़्यादा कमी है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से कई सारे स्कूल्स आज के समय पर ये जो सेक्स है, जो एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसके ऊपर फोकस कर ही नहीं पाते, इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह से, जिसकी वजह से अगेन ये जो यहाँ पर नॉलेज है लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी रीजनल लैंग्वेजेस में इनकी कमी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक वर्ड आता है कंसेंट। अब कंसेंट यानी कि सहमति की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड्स है ना उसकी हिंदी या फिर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर में जो वोकैबुलरी होती है उनकी कमी है कि भैया इस वर्ड को क्या बोल सकते हैं, इस वर्ड को क्या बोल सकते हैं। क्योंकि इंडिया में दोस्तों अलग अलग प्रकार की कई सारी भाषाएं हैं। ठीक है, और कई सारी जो टर्म है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड उनका कोई प्रॉपर मतलब लोकल लैंग्वेज में आता नहीं है, या कोई वर्ड्स प्रॉपरली नहीं मिल पाते हमें कि हाँ भाई इस प्रॉपर वर्ड से समझाया जा सके बच्चे को कि हाँ ये है वो मतलब। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करना, उसको यहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो समझाना। समझ गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बात आती है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर बचते हैं इस प्रकार के एजुकेशन को प्रमोट करने से, क्योंकि कई सारी ग्रुप्स ऐसी हैं जिनका कंजर्वेटिव आइडिया है, जो कि इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि भैया यहाँ पे हम इस सब चीज़ों को अलग रखेंगे, ये चीज़ें हमारे कल्चर में नहीं है। ठीक है, लेकिन आज के समय के हिसाब से ये एजुकेशन देना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। लास्ट में इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है वो राइटर ने समझाया है। पहला सोल्यूशन है सरकार का कमिटमेंट और सरकार का इम्प्लीमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी गवर्नमेंट को ही सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा सेक्सुअल एजुकेशन से लड़ने के लिए। ठीक है, प्रॉपर फंडिंग देना, पॉलिसी के माध्यम से, अलग अलग नीतियों के माध्यम से सपोर्ट करना, कुछ इनिशिएटिव चलाना जिसके माध्यम से हम इंश्योर कर सकें कि भाई अच्छे से स्कूलों के अंदर में सेक्सुअल एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लागू किया जा सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है।
वो लागू करने से ही दोस्तों यहाँ पर लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन ये पहुँच पाएगी। हमारी गवर्नमेंट को सभी स्टेट्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर एंकरेज करना चाहिए कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रकार के प्रोग्राम्स को प्रमोट करो। देन उसके बाद में एक और टॉपिक आता है, एक और यहाँ पर वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो है इंटीग्रेशन इनटू स्कूल करिकुलम। सेक्सुअल एजुकेशन को स्मूथली स्कूल करिकुलम में ऐड करना चाहिए। इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको हमें समझना होगा, ठीक है। और जो जो रूढ़िवादी सोच वाले हैं दोस्तों, इनको हटाकर हमें कहीं ना कहीं ये जो सेक्सुअल बिहेवियर्स इनको हेल्दी पर्सपेक्टिव से समझाना ज़रूरी है, इसको प्रमोट करना ज़रूरी है, ठीक। और ये काम होगा कोलैबोरेशन से। जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, इनके साथ में कोलैबोरेशन करके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देन उसके बाद में एक और यहाँ पर वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो है अर्ली एंड एज अप्रोप्रिएटेड एजुकेशन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी जो क्यूरासिटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो सेक्सुअल एजुकेशन उसको अर्ली एज में देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनिशिएटिव ऐसे कई सारे हैं, फॉर एग्जांपल अर्श इनिशिएटिव, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रैटेजी। देन उसके बाद में RKSK, ठीक है। इस प्रकार की कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं दोस्तों, इसको हमें एक्सपैंड करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना होगा, स्पेशली प्री एडोलेसेंट बच्चों के तक, यानी कि जो बच्चे अपनी अर्ली एज में हैं उनको यहाँ पर इसके बारे में समझाना होगा, ताकि वो आगे जाके कोई गलत स्टेप ना उठाएं, उनको सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता हो कि हाँ भाई ये गलत है और ये सही है, समझ गए। देन उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, वो है लीगल लिटरेसी इन सेक्सुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे जब कोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों जो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, भाई ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पर सहमति थी, ठीक है, ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसको लेकर कभी बोला जाता है इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जो एडोलेसेंट्स हैं या जो अर्ली एज के बच्चे हैं, है ना, उनके बीच में यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर वो सहमति थी या नहीं थी, इस प्रकार के जो केसेस है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बच्चों को एजुकेट करना ज़रूरी है कि उनके राइट्स हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इस सेक्सुअल इंटरेक्शन को लेकर। और ये तभी हो पाएगा जब उनको इस चीज़ों के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो बात ही खत्म है, फिर वो गलतियाँ कर सकते हैं। देन बात है टीचर ट्रेनिंग की। अब टीचर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। अगर हमें इस प्रकार की एजुकेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो हमें फोकस करना होगा टीचर्स के प्रॉपर ट्रेनिंग के ऊपर। हमें वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से हम अपने एजुकेटर्स को हेल्प कर सकते हैं। उनको ये प्रॉपर इंपॉर्टेंट नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं ताकि वो इस पर्टिकुलर मुद्दे को एड्रेस कर सकें और ये जो एजुकेशन है, सेक्सुअल एजुकेशन, वो अपने क्लासरूम्स में बच्चों को अच्छे से पहुंचा सकें। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अलग अलग जो इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज़ हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डेवलप करे हैं करिकुलम को, टीचिंग एड्स, मटेरियल्स, ये सब चीज़ डेवलप की गई हैं सेक्सुअल एजुकेशन के लिए। तो हमें भी यहाँ पर एक काम करना होगा, हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। हमें कुछ एजुकेशनल मटेरियल का डेवलपमेंट करना होगा ताकि उस मटेरियल से यहाँ पर स्कूल्स के अंदर में उस सेक्सुअल एजुकेशन को अच्छे से समझाया जा सके, बच्चों को यहाँ पर उसके बारे में क्लियरली समझ में आए। देन उसके बाद में एक और चीज़ है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सपोर्ट। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए लोगों की एंगेजमेंट भी ज़रूरी है। लोगों को भी इसमें उतरना होगा, स्पेशली पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, कम्युनिटी लीडर्स हो गए, इनको भी डिस्कशन करना होगा कि हाँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्सुअल एजुकेशन का टॉपिक, जिससे कई सारे झूठ, कई सारे मिथ, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो बस्ट होंगी और यहाँ पर एक सच्चाई लोगों तक पहुँच सकेगी एग्जैक्टली यहाँ पर ये चीज़ क्या है। देन उसके बाद में रेगुलर अपडेट्स करना इसके अंदर में ये भी ज़रूरी है। सेक्सुअल एजुकेशन बहुत ही डायनामिक है, ठीक है, तो उसके अंदर में रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट करना भी ज़रूरी है, ठीक है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठाने के लिए। तो हमेशा यहाँ पर आप कह सकते हो कि किस तरीके से हम सेक्सुअल एजुकेशन प्रोग्राम चला सकते हैं, कितने इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसका बार बार एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे तक एक प्रॉपर एजुकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों यहाँ पर इससे ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं वो वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताया गया। तो ये था कंप्लीट एडिटोरियल, जिसको वाकई में एडिटोरियल बोला जा सकता है, जहाँ पे हर एक एस्पेक्ट्स को टच करते हैं राइटर। समझ गए? नाउ अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन है एग्जामिन द मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर क्या क्या चुनौतियाँ हैं, प्लस क्या क्या इंपॉर्टेंस इसके देखने को मिल सकते हैं। ये तो आपने समझाना है, लेकिन कास्ट और जेंडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हुए कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर में। फिर एट द लास्ट ये समझाने के बाद में आपने बताना है कि भाई क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, क्या क्या नीतियाँ हो सकती हैं जिससे हम प्रॉपरली ये जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसको हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐड कर सकते हैं।
तो किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं ये भी आपने समझाना है। ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो जाति और लिंग के अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में यौन शिक्षा की बहुमुखी चुनौतियों और महत्व की जांच करें। भारतीय शिक्षा प्रणाली में यौन शिक्षा के प्रभावी एकीकरण के लिए नीतिगत उपाय प्रस्तावित करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जो आप सबमिट करोगे ना तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले वाले एडिटोरियल की तरफ। वैसे तो यहाँ पर सोच रहा था इस एडिटोरियल को कल ही डिस्कस करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही हम लोग अपन इसको कवर कर लेते हैं। तो ये जो राइटर आपको दिख रहे हैं, एक है मिचिको मियामोतो, दूसरे हैं ओलाक डेमिरैक। तो ये जो राइटर आपको देख रहे हैं ऊपर वाली हैं, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर और ये हैं IFAD के डायरेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का है क्या कहना मैं आपको ये समझाता हूँ। ये दोनों राइटर थोड़ा डिसेबिलिटी के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर में जो डिसेबिलिटी है कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो दुनिया भर में, पहले तो राइटर यहाँ पर ये बोलती हैं कि दुनिया भर में 1.3 बिलियन, कितने 1.3 बिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। ठीक है, यानी कि भारत की जितनी आबादी है उतने ही लोग पूरे दुनिया में डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। कहीं ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, जिसको हाथ से परेशानी है, पैर की परेशानी है ना किसी चीज़ के डिसेबिलिटी से गुजर रहा है वो। जिसमें से दोस्तों यानी इन 1.3 बिलियन में से 80%, 80% जो यहाँ पर लोग हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से, ठीक है, कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। समझ गए? और बाकी यहाँ पर इन 80% में से जो ये डेवलपिंग कंट्री हैं, इनमें से भी जो 70% लोग हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में रूरल एरियाज से बिलोंग कर रहे हैं। रूरल एरियाज़ यानी कि जो गांव वाले एरियाज़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और जो गांव वाले एरिया में यहाँ पर ज़्यादातर डिसेबल पर्सन बिलोंग कर रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा परेशानियों से, यानी कि वही सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है उससे यहाँ पर गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ पर राइटर ने समझाया है। ये बोलते हैं कि जो आज का हमारा पूरा सिस्टम है जो हमने डिज़ाइन किया है स्पेशली ऐसे पर्सन के लिए जो डिसेबल हैं, वो कहीं ना कहीं ये है कि हमारी सोसाइटी उनको कहीं ना कहीं ऐड नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हर जगह पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिल रहा है। चाहे आप वर्क देख लो, चाहे आप एजुकेशन देख लो, तो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। वहाँ पे हम जो ये पर्सन विद डिसेबल है उनको अलग कर देते हैं और यहाँ पे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको साथ में ले लेते हैं। तो ऐसा करना हमें रोकना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बात यहाँ पे राइटर ने बोली है। राइटर बोलते हैं कि कई बार यहाँ पर इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, प्रॉपर इनको अवसर नहीं मिलते काम करने के। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है सोसाइटी में इनके साथ में, वो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो कभी नहीं होना चाहिए था। फिर राइटर यहाँ पर यह मेंशन करती हैं कि अगर आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग बात करते हैं अपने इकॉनमी के अंदर में, तो इकॉनमी के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल नॉर्मल पर्सन का नहीं है। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दोस्तों डिसेबल पर्सन भी दे रहे हैं और हमें इसको बढ़ाना होगा, इसको इंक्लूड करना होगा, गिनना होगा। तो एक व्यक्ति जो डिसेबिलिटी से गुजर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन इकॉनमी के अंदर में बहुत ज़्यादा मजबूत करना हमारे लिए ज़रूरी है। समझ गए? क्योंकि आज हम क्या करते हैं, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड मतलब इनको हटा देना, इंक्लूड मतलब इनको साथ में लेकर चलना। तो ये एक्सक्लूजन को छोड़ के हमें इंक्लूजन को अपनाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर आप कह सकते हो ये विश्वास है कि हर एक व्यक्ति के पास में राइट है किस चीज़ का, इक्वल ट्रीटमेंट का। भाई दुनिया भर में हर एक किसी व्यक्ति के पास में एक हक है, उसके साथ में इक्वली ट्रीट किया जाए, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, उसको भी यहाँ पे नौकरी मिले। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। आज के समय पर जो रोज़गार का सिनेरियो है वो केवल और केवल लिमिटेड है कुछ सीमित लोगों तक। जो व्यक्ति डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। और कई बार यहाँ पे जो रूढ़िवादी सोच है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन डिसेबिलिटी पर्सन के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती है। तो राइटर यहाँ पर ये बोलती हैं जबकि इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे राइट्स हैं, कई सारे हक हैं, कई सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं
जो कि सीधा सीधा यहाँ पर इन डिसेबल पर्सन की हक की बात करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समझ गए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका एक्सक्लूजन की बजाय हमें इंक्लूजन करना होगा, साथ में लेकर चलना होगा। अब राइटर बोलते हैं कि इंडिया में स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, गांव वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर बुरे हाल हैं। इंडिया में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी अलग अलग स्कीम्स हैं ऐसे लोगों के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। उनकी यूनिक आईडी है। ये सब कुछ हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक प्रॉपर कानून है। क्या है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का ये लॉ है। अब जो हमारा पहला कदम ये होता है कि भाई इस कानून के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, हर एक डिसेबल पर्सन को बताया जाए भाई आप अपनी यूनिक आईडी वगैरह क्रिएट करवा सकते हो, आप ये आईडी क्रिएट करवानी चाहिए। लेकिन क्या ये अवेयरनेस है सभी तक? नहीं दोस्तों, ये अवेयरनेस सभी लोगों तक नहीं है। तो ये अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूरल एरियाज़ में। शहर में तो लोगों तक है, पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन गांव वाले एरियाज़ में नहीं पहुंच पाती। इसके चक्कर में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, चुनौतियों को फेस करना पड़ जाता है उनको, जबकि शहर वाले यहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ है वो ज़्यादा फेस नहीं कर रहे हैं चुनौतियाँ, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। राइटर बोलते हैं गांव में स्पेशली यहाँ पर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पर उनको दूर रखा जा रहा है। ये गलत बात है। कई सारी स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उनसे दूर रखा गया है, वो गलत बात है। वो सब स्कीम्स के अंदर में उनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। हम उनका एक्सक्लूड, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी इकॉनमी के प्रति कंट्रीब्यूशन है। अब जो कंट्रीब्यूशन है वो जब भागीदार बन रहे हैं इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है उनको भी उन चीज़ों के बेनिफिट्स होने चाहिए, है ना। उनको भी यहाँ पर ये फ़ायदा होना चाहिए। समझ गए? चलो, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, राइटर बोलती हैं एट द लास्ट कि ऐसे व्यक्तियों को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको हमें सोसाइटी का एक्टिव मेंबर मानना होगा। इनको एक्टिव मेंबर मान के चलना होगा। आज हम क्या समझते हैं भाई ये इनएक्टिव हैं तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गलत है। प्राइवेट सेक्टर में कई सारी जगह पर यहाँ पर कह सकते हो उनके साथ में भेदभाव होता है कि भाई आप डिसेबिलिटी से, एक परेशानी से गुजर रहे हो तो आप हमारे कंपनी को एक ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये गलत है। यहाँ पे हमें थोड़ा एंगेजमेंट करना होगा, बातचीत करनी होगी। हो सकता है वो आपकी कंपनी में जो बेस्ट एम्प्लॉय है उससे ज़्यादा बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन दे दे। एक मौका ज़रूरी है, लेकिन आप यहाँ पर पहले देख कर ही वो जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक मौका सबको मिलना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटीज़, वो अवसर उस व्यक्ति को दो तो सही। हो सकता है वो और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर राइटर देखते हुए ये बोलते हैं कि हमारे पास में कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे स्पार्क प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ये दो बॉडीज़ हैं। इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया वेमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, और जाकर ये इम्प्लीमेंट किया स्पार्क को। ये जो स्पार्क है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनको हम आगे लेकर चल रहे हैं। इनको जगह जगह गाँव में आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति कौन कौन से हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, उनको यहाँ पर आप कह सकते हो कि आगे और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है सोसाइटी के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर दोस्तों, जो स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो गांव-गांव में जाकर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन तक अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई आपके लिए स्कीम अवेलेबल है, आप इसके बेनिफिट्स उठाओ, आपको ये आईडी बनवानी चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर अलग अलग महिलाओं को, अलग अलग लोग जो यहाँ पर डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं उनको खोजा जा रहा है इस पर्टिकुलर स्पार्क प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो कि ये ज़रूरी भी है। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास में हो, क्योंकि यहाँ पर ये समय की बात है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनकी ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर कि इन सभी लोगों को यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक प्रायोरिटी के ऊपर रखें। जो हमारा दुनिया का डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें इनको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हम एक्सक्लूड करते हैं इनको, इनका इंक्लूजन भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो ज़्यादा इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर इनको देनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में देना ज़रूरी है। जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक मौका हो सकता है यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सके कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये ज़्यादा कैपेबल है काम करने के लिए। समझ गए? तो ये दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। आई होप आपको क्लैरिटी जो है मिल चुकी है। बाकी अगर आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पर ये जो आर्टिकल दिया है ना, उसके पीछे का कुछ बेसिक डेटा दे दिया है कि भाई इंडिया में यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है डिसेबल पर्सन का वो कितना है। हमारा जो एक्ट था, जैसे मैंने बोला, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, इस एक्ट के बारे में आपको बता दिया है ना। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें बता दी हैं। अलग अलग मॉडल्स क्या हैं, हमारा संविधान डिसेबिलिटी के बारे में क्या बात करता है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 41 है DPSP का, वो मेंशन करता है कि भाई यहाँ पर जो
वर्क सभी लोगों के पास में हक है काम करने का, एजुकेशन लेने का, है ना। सभी लोगों के पास में यह हक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में जो डिसेबल पर्सन है उनसे संबंधित क्या क्या समस्या हैं। पहली चीज़ डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ में भेदभाव होना, है ना। हेल्थ में प्रॉपरली यहाँ पर उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ ना मिल पाना, क्योंकि ज़्यादातर जो डिसेबल पर्सन है दोस्तों, वो प्रिवेंटेबल है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, वो डिसेबिलिटी ठीक की जा सकती है। लेकिन दोस्तों उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करवाने की वजह से वो कहीं ना कहीं उसी प्रॉब्लम से गुजरते हुए नजर आते हैं। ठीक है। अब आते हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यही था कि गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रांच ये किस चीज़ को रेफर करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिकली एक क्रेडिट सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।